हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हम बनाएंगे, बट वो बनाने के पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि एक्चुअली लीव एंड लाइसेंस जो है वो आया कहाँ से है और एक्चुअली उसका मीनिंग जो है वो क्या होता है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताती हूँ। देखिए, लीव एंड लाइसेंस का एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये बॉम्बे से आया है। बॉम्बे में आपने सुना ही होगा कि लाइक पहले वो अभी भी है, लाइक वो चॉल सिस्टम होता है जहाँ लाइक 100 50 साल सेम फैमिली जो है वो कंटिन्यू लाइक रहता है। वहाँ पर रेंट पे जो है ये चीज़ें बहुत चलती है। तो वहाँ पर पहले क्या था, बोले बॉम्बे रेंट एक्ट था। और क्या होता था, बोले लीज एग्रीमेंट और टीनेंसी के एग्रीमेंट जो है वो बनाए जाते थे। ये एग्रीमेंट्स बनाए तो जाते थे, बट मोस्टली बोले ये किसके फेवर में होते थे, बोले टीनेंट्स की ज़्यादा फेवरेबल होते थे। तो बोले ऐसे केस में क्या हो जाता था, कल को अगर बोले टीनेंट का एविक्शन करना होता था, निकालना होता था उनको, तो ऐसे में क्या होता था, वो लोग अपना प्रॉपर्टी जो घर या जो भी है वो वहाँ से जाने के लिए बहुत ईजिली बोले रेडी जो है वो नहीं होते थे। तो उनका एविक्शन जो है वो होता था बहुत ही डिफ़िकल्ट। ठीक है, इवन बोले उनमें क्या होता था, टीनेंट एग्रीमेंट में अगर आप उसको स्टैम्प भी करा लो, रजिस्टर्ड भी करा लो, तो भी बोले क्या होता था, एविक्शन इतना इजीली नहीं होता था। और ऑब्वियसली अगर फिर वो काम इजीली नहीं होता था तो सामने वाला जो ओनर है, जो व्यक्ति है, टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा बर्बाद होगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे एविक्शन करवाने के लिए। तो बोले फिर क्या आया था, बोले लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो था ये वहीं से शुरू हुआ है, ताकि बोले एविक्शन जो है थोड़ा सा ईजिली हो सके। ठीक है, समय भी बचेगा। तो लीव एंड लाइसेंस का कंसेप्ट आया वहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली लीव एंड लाइसेंस जो है वो होता क्या है। कई बार समझा जाता है कि लीव एंड लाइसेंस जो है वो लीज की तरह ही होता है, बट नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो टर्म है लाइसेंस, वो आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में। यहाँ पर आप मेरे साथ पढ़िए, हम पढ़ते हैं कि वो डिफाइन किया कि लाइसेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, लाइसेंस जो है इट इज़ अ ग्रांट बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन और टू अ डेफिनाइट नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब बोले एक व्यक्ति से या तो दूसरे व्यक्ति को या फिर डेफिनाइट एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बोले क्या दी जाती है, ग्रांट दी जाती है। किस चीज़ की, अ राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ करने का अधिकार ऑफ द ग्रांटर, जो कि दे रहा है, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। समथिंग विच वुड बी इन द एब्सेंस ऑफ सच राइट बी अनलॉफुल एंड सच राइट डज नॉट अमाउंट टू राइट ऑफ ईजमेंट और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द राइट इज कॉल्ड एज लाइसेंस। और बोले वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में करने के लिए राइट दिया जा रहा है ना, अगर वो नहीं देते लाइसेंस के थ्रू, तो बोले वो जो काम होता फिर वो इमूवेबल होता। और बोले वो राइट ना तो वो ईजमेंट का राइट है, ना ही वो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का राइट दे रहे हैं। बोले वो जो राइट है उसको कहा जाता है लाइसेंस। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिपीट करती हूँ। लाइसेंस मतलब एक ग्रांट जो कि एक पर्सन से के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को दी जा रही है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स को दी जा रही है, कोई भी काम बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर करने के लिए। और अगर बोले वो हम ग्रांट नहीं देते, वो राइट नहीं देते, तो वो एक्ट होता अनलॉफुल। और बोले जो राइट दिया जा रहा है ना तो वो ईजमेंट का राइट है, ना ही वो इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, बोले उस राइट को कहा जाता है लाइसेंस। ईजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझो, आपकी ज़मीन है, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने वहाँ पर किसी को राइट दे दिया, एक रास्ता दे दिया वहाँ से जाने के लिए, वो राइट ऑफ ईजमेंट होता है। ठीक है, तो बोले ये वो राइट भी नहीं है और ना ही इंटरेस्ट है, इस राइट को कहा जाता है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस जो होता है इसमें दो पार्टीज होगी, जो दे रहा है वो होगा लाइसेंसर और जिसको दिया है वो कौन होगा, वो लाइसेंसी। तो एक्चुअली में होता ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको दे रहे हैं उसके पास जुरिस्डिक्शनल पोजीशन आ जाए प्रॉपर्टी का। जो जुरिस्डिक्शनल पोजीशन है वो हमेशा रहेगा लाइसेंसर के पास, क्योंकि प्रॉपर्टी तो क्या है, उसकी ही है। और बोले जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, जो बनाया है एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, वो चला जाता है बोले लाइसेंसी के पास में। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट जो एक इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, दैट इज वंस अ लाइसेंसी इज ऑलवेज अ लाइसेंसी। मतलब एक बार अगर आपने लाइसेंसर को, लाइसेंसी को कोई चीज़ के लिए प्रॉपर्टी दी,
फिर आप ये मत कहना कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए दी थी, है ना। वो कुछ भी कर सकता है, लाइक बिजनेस के लिए, कैजुअल विजिट्स के लिए, बट जो भी उसको पर्पस करना है वो करेगा। ऑब्वियसली कोई इलीगल चीज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो बोले एक बार लाइसेंस दे दिया तो दे दिया, बट वंस अ लाइसेंस इज ऑलवेज अ लाइसेंसी। ठीक है, समझ में आया। लाइसेंस को लेकर एक दो कुछ और पॉइंट है। पहला ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो जुरिस्डिक्शनल पोजीशन है वो तो ओनर लाइसेंसर के पास ही रहेगा। सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जाता है किसके पास में, बोले लाइसेंसी के पास में। तो मतलब जब प्रॉपर्टी अभी भी लाइसेंसर की ही है तो उस पर जो भी टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे वो कौन पे करेगा, बताइए आप। ऑब्वियसली बोले लाइसेंसर पे करेगा, एकदम सही बोला आपने। जिसका प्रॉपर्टी बोले वही पे करें, ऑब्वियसली। सेकेंड चीज़ बोले क्या होता है, अगर बोले जैसे लाइसेंस पे प्रॉपर्टी दी है, हर महीने आपको डेफिनेट अमाउंट जो है वो आने वाला है, बट बोले प्रॉपर्टी देते टाइम अगर एक रिफंडेबल अमाउंट भी आपको आया था लाइसेंसी की साइड से, जैसे पहले हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के टाइप से रखवा लेते हैं, तो बोले एक रिफंडेबल अमाउंट भी आया है तो ऐसे में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको ₹1,00,000 का रिफंडेबल अमाउंट आया, तो अगर कल को बोले इस पर टैक्स पे करने को बोलोगे तो आप क्या कहोगे, ये तो रिफंडेबल है, बोले तो मैं वैसे भी बाद में लाइसेंसी को दे दूंगा ना जब लाइसेंस का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो बट हमने तो पता है कि सरकार हमसे टैक्स जो है वो हर चीज़ पे लेगी, वो कुछ नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ हमें पता है कि आप रिफंडेबल अमाउंट तो वापस दे दोगे, बट बोले जो रिफंडेबल अमाउंट आप अपने पास रखोगे ये 3 सालों के लिए, उस पर कुछ ना कुछ तो कमाओगे ना, कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो बोले वो जो ब्याज की इनकम हो रही है ना उस पर भी टैक्स दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लाइसेंसर है वो उस पर भी टैक्स देता है, उसकी प्रॉपर्टी तो जो भी लाइक म्यूनसिपैलिटी टैक्स वगैरह लगते हैं वो भी पे करेगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट लिया है तो वो भी पे कर देता है। ठीक है, लाइसेंस का कंसेप्ट आपको पूरा हुआ, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एक मैंने एग्रीमेंट लिया है, मैं आपको समझाते जाऊँगी कि इस तरह से बोले लाइसेंस का एग्रीमेंट जो है वो बनता है। एक बात मुझे मेंशन करनी है आपको, मैं आपको यहाँ कंटेंट भी बता रही हूँ डीड के एग्रीमेंट के, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअली बनानी कैसे है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मुझे आपको सिर्फ एक ही चीज़ एडवाइस करनी है। देखो डीड्स जो होती है वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में, कंटेंट आप लोग याद कर लो, मैं एग्ज़ाम से बता रही हूँ पर्सपेक्टिव से, कि आप लोग क्या करो, कंटेंट याद कर लो कि इसमें ये पॉइंट आते हैं। बहुत सारे तो लॉ में प्रोविजन कवर हो गए वही वहाँ पर आते हैं, तो कंटेंट याद होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि हम लोग पूरी डीड जो है वो वर्ड टू वर्ड याद कर सकें, है ना। तो क्या करना चाहिए, कंटेंट याद कर लो, फिर डीड जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिख दो। तो मैं आपको कंटेंट भी बता दूंगी और फिर जो एग्रीमेंट है हम वो भी यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसका बाद में जो मैंने डीड बनाई है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से रेफ़र कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्या, डीड। सो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हमें लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो बनाना कैसे है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी डीड बनानी है, हमें जब हम घर पे उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें उसके कंटेंट जो है वो पता हो, फिर हम देखेंगे कि हमें डीड बनानी कैसे है। ओके, देखिए कंटेंट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपका जो पहला है कंटेंट का पॉइंट, बोले सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइटल डीड, मतलब आपका टाइटल जो है क्या है डीड का, आप किस लिए बोले डीड जो है वो बना रहे हो। सेकेंड आती है डेट एंड प्लेस, कि आपने किस दिन किस डेट पे बनाई है और कहाँ पर बनाई है। एंड थर्ड आता है पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन, कि पार्टीज़ में एग्रीमेंट में एंटर कौन कौन व्यक्ति हो रहे हैं। यहाँ पर बोले लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस के केस में 2 पार्टी होगी, जो दे रहा है वो होगा लाइसेंसर और जो ले रहा है प्रॉपर्टी को वो होगा लाइसेंसी। लाइसेंसर का नाम पहले आएगा क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, तो देने वाले का नाम बोले पहले आता है। ओके, सेकेंड आपका आता है रिसाइटल। रिसाइटल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देते हैं और बोले पार्टीज़ के इंटेंशंस आते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे लाइसेंस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देंगे, जो कि हम बोल देंगे कि हम बोले शेड्यूल में उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे।
फिर आप लाइसेंसर का बोले ये लाइसेंसर ये डिक्लेरेशन देगा कि ये जो लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी है जो कि मैं देने वाला हूँ वो मेरी है पूरी तरीके से, और मैं इंटेंशन रखता हूँ उसका लाइसेंस देने के लिए। और जो लाइसेंसी है वो इंटेंशन बताएगा कि हाँ हम ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। ठीक है, हो गया आपका रिसाइटल क्लॉज। थर्ड आपका आता है टेस्टेटम। टेस्टेटम के कंटेंट्स ये होंगी कि पहला आएगा ऑपरेटिव क्लॉज। ऑपरेटिव क्लॉज में हम बताएंगे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कि आप ट्रांजैक्शन कर क्या रहे हो, किस चीज़ का ट्रांजैक्शन है। तो बोले हाँ ये लाइसेंस का ट्रांजैक्शन है, लाइसेंस यहाँ पर ग्रांट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लाइसेंस पर दे रहे हैं। थर्ड बोले बताएंगे कितने समय के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लाइसेंस जो है वो आप लोग दे रहे हैं, लाइसेंसर जो है वो दे रहा है। फिर वह चाहे तो रिन्यूअल या एक्सटेंशन क्लॉज जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बोले पॉइंट आता है कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन में 2 पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा रिफंडेबल अमाउंट दिया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट दी जाएगी जो कि बाद में वापस से लाइसेंसी को दे दी जाएगी, और हर महीने बोले जितने पे करेगा उस बारे में बताएंगे। यह ना अभी हम सिर्फ कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डीड लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, थर्ड बोले क्या कह रहे हैं, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लाइसेंस में क्या है, बोले जो लाइसेंसर है जुडिशियल पोजेशन, तो बोले अभी भी क्या कह रहे हैं उसके पास ही रहता है, लाइसेंसी के पास जाता है सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे टैक्सेस तो बोले लाइसेंसर ही पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम कंटेंट में बताएंगे कि जो लाइसेंसर है वो कभी भी जाकर अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट जो है वो कर सकता है ना, कि कहीं लाइसेंसी ने उसको कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा दिया, और अगर डैमेज पहुंचाया तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये हम डीड में लिखेंगे। प्रॉपर्टी दी है, अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो आपको उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। इसीलिए लाइसेंसी की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि उसको हमारी प्रॉपर्टी का टेक केयर करना है। उसकी पहली ड्यूटी ये होगी कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के चार्जेस वो ही पे करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ तो वही कर रहा है तो वो ही पे करे। सेकंड बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी को वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करेगा और किसी यूज़ में नहीं लेगा। उसके बाद हम लिख देंगे कि लाइसेंसी को न तो हमने कोई ईजमेंट का राइट दिया है, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, और बोले जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो ट्रांसफ़र करने का तो सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट में कंडीशन क्या दे रहे हैं कि लाइसेंसी जो है वो लाइसेंसर की प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में मेंटेन करेगा, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ये उसकी ड्यूटीज़ है। एंड हमारे कंटेंट का डीड का लास्ट पॉइंट ये रहेगा टर्मिनेशन क्लॉज, कि कब लाइसेंसर ये एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। अगर बोले करता है तो कितने दिन का उसको नोटिस देना है, नंबर 1 थिंग। और अगर बोले फिर टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद टर्मिनेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डीड में बताएंगे। अगर क्या होता है, अगर आपको कंटेंट याद है तो फिर डीड लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम डीड की तरफ चलते हैं। एग्रीमेंट हम बनाएंगे लीव एंड लाइसेंस का। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में बोले 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है कि डीड का टाइटल क्या है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, दिस एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस, बोले ये लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट है। ये जो स्पेशल वर्ड है लीव, दिस एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस, तो स्पेशल वर्ड हमेशा कैपिटल में ही आते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई नया क्रॉस स्टार्ट करोगे, रिसाइटल करोगे, टेस्टेटम करोगे, टेस्टिमोनियम करोगे, तो जो भी स्पेशल वर्ड है वो हमेशा आएंगे कैपिटल में। हमने लिखा दिस एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस। फिर हमने बोला था आपको बताना है कि डेट एंड प्लेस, किस डेट पे एग्रीमेंट बनाया है। तो जैसे ये एग्रीमेंट जो है वो बना है 11th डे ऑफ जनवरी 2021। पहले आएगा वर्ड्स में, देन आएगा फिगर्स में।
अगर बोले ये 11 को बना तो हमने 11th डे लिख दिया। सपोज करो ये आज 18 तारीख है, तो अगर ये 18th को बना है तो मैं क्या लिखूँगी, 18th डे ऑफ अप्रैल 2021। मतलब जिस दिन बन रहा है उस दिन का क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट पहले हमेशा आती है वर्ड्स में, देन आती है फिगर्स में। फिर आपको जगह का नाम बताना है कि किस जगह ये बना है। जैसे ये बना है सुंदरनगर जोधपुर में। अब आपने जहाँ भी बनाया हो वहाँ का क्या कर दो, लिख दो। ठीक है। अब बना किसके बीच में है, पार्टीज को डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या कहा था, पहले बोले आता है लाइसेंसर का नाम। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप वो यूज़ करना, नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ ले सकते हो या फिर डैश करके लिख देना। जैसे कि मिस्टर डैश, सन ऑफ डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश। अब बोले बार बार डीड में जब भी बोले लाइसेंसर का नाम लिखना है तो इतना पूरा तो डिस्क्राइब नहीं करूँगी, वरना जो एग्रीमेंट है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम एक रेफरेंस लेबल लगा देते हैं कि आगे से बोले इस डीड में जब भी हमको लाइसेंसर के बारे में नाम लिखना है उसका, तो उसका नाम न लिखते हुए हम लिख देंगे द लाइसेंसर, क्योंकि जो उसका लीगल स्टेटस है इस एग्रीमेंट के द्वारा वो है लाइसेंसर का। तो हमने रेफरेंस लेबल लिख दिया दैट हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज द लाइसेंसर, कि अब आगे हम उसको लाइसेंसर कहेंगे। तो पहले लाइसेंसर को डिस्क्राइब किया। अब लाइसेंसी दैट इज मिस्टर डैश, सन ऑफ डैश, रेसिडेंट ऑफ डैश, और इनका भी रेफरेंस लेबल दे दिया दैट इज द लाइसेंसी, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज द लाइसेंसी। फाइन, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन। अब आपका आएगा रिसाइटल। रिसाइटल जो है ये हमेशा स्टार्ट होता है विद द स्पेशल वर्ड वेयरएस। वेयरएस मतलब होता है चूँकि। रिसाइटल में पार्टीज अपने इंटेंशन बताते हैं कि हम वो जो काम है वो करना चाहते हैं। रिसाइटल में हर जो सब्जेक्ट है वो एक पैरा में आएगा और हर पैरा जो है वो स्टार्ट होगा विद द वर्ड वेयरएस। जितने पैरा बनाओगे उतनी बार वेयरएस जो है वो लिखना है। ठीक है। तो पहले हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, दैट इज, मेरे साथ पढ़ो, वेयर इज लाइसेंसर बीइंग द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस। बोले लाइसेंसर जो है वो प्रीमाइसेस का सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर है। कॉमा मोर क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल अटैच्ड हियर टू। बोले प्रीमाइसेस या प्रॉपर्टी वो जो हमने बोले कहाँ बताई है, शेड्यूल में बताई है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर्टी को यहाँ इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि प्रॉपर्टी का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अगर वो यहाँ दिया तो आपका एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जो पढ़ रहा है उसका ध्यान भी भटक जाएगा। इसलिए बोले जिसको प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए वो जाके शेड्यूल में देख लेना। ठीक है। तो बोले हम उसको बताते हैं शेड्यूल में। और बोले अब बार बार ये लिखने से अच्छा कि बोले प्रीमाइसेस के बारे में बताया है शेड्यूल में, हम प्रीमाइसेस का भी एक रेफरेंस लेबल दे देंगे दैट इज़ हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज द लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो लाइसेंस पे दे रहे हो तो उसे कहा जाएगा लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ उसने डिक्लेरेशन दिया। अब वो अपना इंटेंशन बताएगा। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। कॉमा इंटेंट्स टू ग्रांट लीव एंड लाइसेंस टू द लाइसेंसी। इंटेंट्स टू ग्रांट लीव एंड लाइसेंस टू द लाइसेंसी, कि वो लाइसेंस जो है वो देना चाहता है, ग्रांट करना चाहता है। ठीक है। अब हमने लाइसेंसर का तो इंटेंशन बता दिया, अब लाइसेंसी का भी तो बताना पड़ेगा ना। तो लाइसेंसी भी क्या कह रहा है, वेयर एज द लाइसेंसी इंटेंड्स टू टेक द लाइसेंस ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। बोले लाइसेंसी भी उस प्रॉपर्टी का जो लाइसेंस है वो लेना चाहता है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो लाइसेंस दे रहे हैं हमने उसके लिए वर्ड यूज़ किया है ग्रांट। ग्रांट मतलब होता है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना। मतलब कि लाइसेंसी ने पहले रिक्वेस्ट किया कि आपका प्रॉपर्टी हमको दे दो, फिर लाइसेंसर भी देने के लिए तैयार हो गया, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है ग्रांट कि उसने वो प्रॉपर्टी जो है वो दे दी है। तो या तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है आप वैसे लिख सकते हो, या फिर आप रिसाइटल में ऐसे भी लिख सकते हो कि बोले पहले तो लाइसेंस ने रिक्वेस्ट किया लाइसेंसर को कि आप हमको अपना प्रॉपर्टी जो है उसका लाइसेंस दे दो। उसके बाद बोले लाइसेंसर भी क्या कर गया, मान गया है, तो वो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है, इंटेंशन रखता है।
एंड थर्ड फिर आएगा लाइसेंसी में कि लाइसेंसी जो है वो इंटेंशन रखता है प्रॉपर्टी लेने का। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका जो है वो रिसाइटल लिखने का अपना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टेस्टेटम। टेस्टेटम में पार्टीज अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको डलवानी है वो लिखते हैं, ठीक है। टेस्टेटम का जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो है नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठेगा वो ये है कि हम तो यहाँ पर एग्रीमेंट बना रहे हैं तो फिर डीड क्यों लिखा, क्योंकि बोले एग्रीमेंट और डीड में तो फ़र्क होता है। हाँ, फ़र्क तो होता है, हम बना भी एग्रीमेंट रहे हैं, बट ये एक स्पेशल वर्ड है और जो स्पेशल वर्ड्स है उनको बोले इंटरप्रेट नहीं किया जाता। तो चाहे आप एग्रीमेंट बनाओ या डीड बनाओ, ये जो टेस्टेटम की स्पेशल वर्ड्स की लाइन है ये हमेशा ऐसी ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम बनाते हैं, अब हम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, पहले में हमने बताया था कि पहले आएगा ऑपरेटिव क्लॉज जिसमें बताएंगे कि ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो मेरे साथ में। द लाइसेंसर हियरबाय grants leave and license to the licensee to occupy and use the licensed premises for a term of 5 years. लाइसेंसर हियर बाय, ये जो हियर बाय वर्ड है वो यहाँ बताता है कि ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। रिसाइटल में सिर्फ इंटेंशन बताया था कि हम लाइसेंस पे देना चाहते हैं, बट यहाँ जो है वो एक्चुअली दिया जा रहा है, ठीक है। तो बोले उसने लीव एंड लाइसेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी का दिया, क्यों, बोले उसको ऑक्यूपाई और यूज़ करने के लिए फॉर अ टर्म ऑफ 5 years के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, विच मे बी रिन्यूड और एक्सटेंडेड with the mutual consent of both the parties for a further period as may be decided। बोले अगर आगे कल को 5 साल होने के बाद अगर पार्टीज चाहें तो दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से एक और एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं, ये जो टर्म है वो बढ़ा सकते हैं। और कितने साल के लिए ये तो तभी डिसाइड कर लेंगे, अभी से टर्म मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड बोले जब आपने आप प्रॉपर्टी दे दी है तो बोले पैसे बिना तो कोई काम चलता नहीं है, तो कंसीडरेशन की बात भी तो करेंगे ना। तो इसीलिए लाइसेंसर जो है उसको कंसीडरेशन तो मिलेगा क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी का लाइसेंस जो है वो ग्रांट किया है। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, पढ़ो। द लाइसेंसर हियर बाय पेज ₹50,000, पहले आएगा फिगर्स में देन आएगा वर्ड्स में, एज रिफंडेबल डिपॉजिट, comma, the receipt whereof the licensor hereby acknowledges, comma, and shall pay ₹15,000 at the beginning of each month। बोले लाइसेंसी जो है उसने ₹50,000 अभी बोले एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट लाइसेंसर को दे दिया है, ये काम तो वो कर ही चुका है। और बोले इसकी रिसीट जो है वो लाइसेंसर ने एक्नॉलेज कर भी दी है। अब बोले आगे आने वाले समय में 5 सालों के लिए हर महीने एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ लाइसेंसी लाइसेंसर को बोले क्या करेगा, ₹15,000 पे करेगा एवरी मंथ, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया कंसीडरेशन का पॉइंट। नेक्स्ट हमने कहा था कि चूंकि जुरिस्डिक्शनल पोजीशन बोले किसका है, लाइसेंसर का है, तो बोले पे भी कौन करेगा, जितने भी टैक्सेस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइसेंसर पे करेगा। इसीलिए कंडीशन क्या लिखी है, द लाइसेंसर हियरबाय एग्रीज टू पे ऑल द टैक्सेस ऑन द लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे बोले जो भी टैक्सेस लगेंगे म्यूनसिपैलिटी वगैरह जो भी है वो कौन देगा, लाइसेंसर देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसकी ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्पेक्शन वाला, पढ़ो ध्यान से। द लाइसेंसर में विजिट द लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ऑफिस आवर, कॉमा, विथ और विदाउट नोटिस। बोले लाइसेंसर जो है वो क्या कर सकता है, अपनी लाइसेंस प्रॉपर्टी को विथ या विदाउट नोटिस आके इंस्पेक्ट कर सकता है। और नोटिस दे के जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हमेशा नोटिस दे के जाएंगे तो उस टाइम तो लाइसेंसी जो है वो ऑलरेडी सचेत हो जाएगा। इसीलिए हम विदाउट नोटिस भी क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इफ ऑन इंस्पेक्शन द लाइसेंसर फाइंड्स any major damage to the licensed property, comma, he may take such action as he deems fit। अगर बोले इंस्पेक्शन के दौरान उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी मेजर डैमेज हुआ
तो ऐसे केस में वो एक्शन ले सकता है जो भी वो लेना चाहे. ही इज़ एंटाइटल्ड टू टेक एनी एक्शन एज ही डिम्स फिट. ऑब्वियसली द एक्शन मस्ट बी एथिकल एंड लॉफुल. नेक्स्ट हमने कहा था कि जब प्रॉपर्टी दी है सामने वाले ने तो आपको उसका प्रॉपर टेक केयर तो करना ही पड़ेगा. हम हमेशा कहते हैं कि एक बार हम अपनी चीज़ की इतनी अच्छे से केयर ना करें तो भी चलेगा, बट जब किसी और ने आपको अपनी चीज़ दी है तो उसकी तो हम ज़्यादा केयर करते ही हैं नेचुरली. लाइसेंसी की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो हम देखते हैं. यहाँ पर लिखा है द लाइसेंसी hereby एग्रीज दैट, मतलब वो एग्री कर रहा है कि ये सारी ड्यूटी जो है वो मैं फुलफिल करूँगा. क्या? नंबर 1 थिंग इज़ दैट ही शैल पे ऑल द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द लाइसेंस प्रॉपर्टी. वर्ड हमेशा यूज़ करना शैल. हमें कोई भी लूज टर्म्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए डीड में. जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दी है जो कंपल्सरी है, देन यू शुड यूज़ द वर्ड शैल. ठीक है. सेकेंड है ही शैल यूज़ द लाइसेंस प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एंड नो अदर पर्पस. सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करेगा. थर्ड, उसको कोई राइट नहीं है, ही हैज़ नो राइट ऑफ ईजमेंट और इंटरेस्ट इन द लाइसेंस प्रॉपर्टी. और बोले जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो बोले प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता. एंड लास्ट उसकी जो ड्यूटी रहेगी वो ये रहेगी ही शैल मेंटेन द लाइसेंस प्रॉपर्टी इन गुड कंडीशन एंड शैल कॉज नो डैमेज टू इट. प्रॉपर्टी का अच्छे से टेक केयर रख रखाव करना है, उसको किसी भी प्रकार की क्षति हानि नहीं पहुंचानी है. ये सब उसकी ड्यूटीज़ है लाइसेंसी की. ठीक है, ये हुआ. कंटेंट का लास्ट पॉइंट था कि अगर बोले एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं तो फिर क्या. तो देखो क्या कह रहे हैं, पहले हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ. The licensee hereby agrees that if we breach any of the conditions of this agreement, the licensor is entitled to terminate this agreement by giving a 15 days notice to the licensee. लाइसेंसी एग्री कर रहा है कि हाँ अगर बोले मैं इस एग्रीमेंट की कोई भी कंडीशन का ब्रीच करूँ, ब्रीच मतलब उल्लंघन करूँ, तो ऐसे केस में बोले क्या कह रहे हैं लाइसेंसर एंटाइटल्ड है, वो चाहे तो बोले ये एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है लाइसेंसी को 15 डेज़ का नोटिस देकर. ठीक है. जब भी बोले हम कोई ड्यूरेशन टाइम लिखते हैं तो पहले वो फिगर्स में आती है फिर वर्ड्स में आती है. अमाउंट लिखते हैं तो पहले फिगर्स में आएगा फिर वर्ड्स में आएगा. डेट लिखी थी तो बट वो पहले वर्ड्स में आती है देन फिगर्स में आती है. ठीक है. अब बोले अगर एक बार ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हम आगे वो बताएंगे. तो पढ़ते हैं. देखो, वंस दिस एग्रीमेंट गेट्स टर्मिनेटेड एनी लाइसेंसेस ऑक्यूपेशन ऑन द लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी विल बी डीम्ड टू बी दैट ऑफ ए ट्रेसपासर. बोले एक बार एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया उसके बाद आपका हमारी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रह जाएगा. और अगर उसके बाद भी आपका कोई भी बिजनेस उस पर हुआ, किसी भी तरीके से आपने अपने बिजनेस से उसको लिंक करने की कोशिश करी, तो बिल्कुल माना जाएगा कि आपको एक ट्रेसपासर की तरह माना जाएगा. ट्रेसपासर मतलब होता है घुसपैठिया जो कि दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं. ये हो गया आपका टेस्टेटम क्लॉज. नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज़ टेस्टिमोनियम. क्या आता है? टेस्टिमोनियम. टेस्टिमोनियम में मैं देखूँ यहाँ जो स्पेशल वर्ड है दैट इज़ in witness whereof, the parties hereto have put their signature on this date. Parties hereto मतलब बोले यहाँ जो पार्टीज़ हैं उन्होंने इस डेट पर यहाँ पर क्या किया है, दोनों ने सिग्नेचर किया है. टेस्टिमोनियम का अपना ही बोले क्या कह रहे हैं इम्पोर्टेंस है. क्यों? क्योंकि अगर टेस्टिमोनियम नहीं लिखा तो पता नहीं चलेगा कि पार्टीज़ ने साइन और डेट जो है वो की थी या नहीं की थी. टेस्टिमोनियम एक बार में बोले क्या कर रहा है, एक तरह से डेक्लेरेशन दे रहा है कि जो यहाँ पर पार्टीज़ हैं उन्होंने यहाँ नीचे बोले साइन और डेट जो है वो किया है. ठीक है. लास्ट में आ जाएगा सिग्नेचर क्लॉज जहाँ पर कि पार्टीज़ और उनके विटनेस जो हैं वो साइन कर देंगे. विटनेस इस चीज़ की गवाही नहीं देता कि जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके रिलेटेड मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या मुझे उस बारे में कुछ पता है. विटनेस ये बताता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति साइन कर रहे हैं, जो लाइसेंसर है, जो अपने आप को मिस्टर राम बोल रहा है, हाँ वो राम ही है, मैं उसको जानता हूँ.
ठीक है। तो वो पर्सन की क्या कर रहे हैं, विटनेस दे रहे हैं कि जो साइन कर रहा है ये वो ही व्यक्ति है जिसका नाम एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। फिर जब विटनेस का नाम लिखा जाता है तो वहाँ पर भी जैसे हम किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, दैट इज़ बोले नाम, सरनेम, फादर्स नेम और एड्रेस वगैरह आता है, वही सब चीज़ें बोले नीचे विटनेस की भी आएंगी। ये पूरा आपका क्या होता है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पहली चीज़। सेकंड, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अगर आप लोग कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा डीड वगैरह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या करें, डीड्स वगैरह याद करें। आप कंटेंट दिमाग में रख लो, और दिमाग में सबसे अच्छा रखने का तरीका ये होता है कि आप उसको एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह लें कि फिर ऐसा हुआ, फिर ये होता है, ये वो होता है। और ये सब एक्चुअली में डेली लाइफ में आपके आसपास होता ही रहता है। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीज़ आपको अपने आसपास देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं से लिंक बिठा के स्टोरी की तरह अगर याद करोगे तो डीड को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़ होता है क्या, हम लोग डीड्स देख लेते हैं, सिर्फ पन्ने पलटा लेते हैं, बट देखने से ही अगर आ जाता तो एग्ज़ाम में हर कोई जो है वो अच्छी ही डीड बना के आता, बट ऐसा होता नहीं है। तो डीड्स जो है वो तभी आती है जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। ड्राफ्टिंग जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता है, आपको लिख कर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख ली है, अब आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा लिख के। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको पूरी डीड। वेरी नाइस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।